नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। सबसे पहले बात करेंगे उस एसोसिएशन की जो लगातार कई वर्षों से विवादों में भरा। उस एसोसिएशन से क्रिकेटर तो निकल रहे हैं लेकिन विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, जो यहां पर एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस बार मामला सिर्फ क्रिकेट प्रशासन का नहीं बल्कि गंभीर आरोपों का है। जांच और जवाबी आरोपों तक पहुंच गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी की वार्षिक आम सभा यानी एजीएम में एक बड़ा फैसला लिया गया। भरतपुर जिला क्रिकेट संघ का निलंबन बरकरार रखा गया और एक महिला की शिकायत व पॉस्को से जुड़े आरोपों की जांच के लिए विशेष समिति की गठित कर दी गई। इस समिति ने को 25 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। आरसीए ने साफ कर दिया कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित पदाधिकारियों पर आजीवन प्रतिबंध लग जा सकता। लेकिन मामला यही नहीं रुका। भरतपुर क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए एडहॉक कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, फिर पुलिस या एसओजी जैसी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने एडहॉक कमेटी पर राजनीतिक वंशा से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि अगर आरोप साबित हो जाए तो वह आजीवन क्रिकेट छोड़ देंगे। विवादों के बीच एजीएम में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी। आपको बता दें, घरेलू खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जयपुर और उदयपुर में स्टेडियम निर्माण फिर शुरू करने पर सहमति बनी है। मौजूदा लोकपाल को हटाकर नए लोकपाल की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है और आगामी चुनाव को लेकर भी संकेत दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी, क्या आरोप साबित होंगे या प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव का हिस्सा यह भी बनकर रह जाएगा। क्या राजस्थान क्रिकेट इन विवादों से निकलकर खिलाड़ियों के हित पर फोकस कर पाएगा? फिलहाल नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है जो तय करेगी कि यह मामला आरोपों तक सीमित रहा या बड़ी कार्रवाई का कारण बना। और एजीएम में जब एडहॉक कमेटी के मेंबर्स पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लेते हैं। एजीएम की बैठक के अंदर सभी जिला संघ माननीय सचिव पहुंचे और सारे हमारे एजेंडा पॉइंट जैसे कि हमारे प्लेयर्स के हित के अंदर, क्रिकेट के हित के अंदर, क्रिकेटर्स के फैंस के हित के अंदर हमने बहुत सारे डिसीजंस लिए, जिसमें प्लेयर्स के टीएडीए को हमने अप्रूव कराया उन्हें एजीएम के द्वारा। जिला संघ जो अच्छा काम कर रहे थे उनको अप्रिशिएट किया और जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया। मानव सुतार को 11 लाख रुपए अपनी आरसीए की तरफ से एक हम प्राइज मनी जो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसके ऊपर दिया जाएगा, उसको अप्रूव किया। इसके साथ साथ बीसीसीआई के साथ मिलकर जो और क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको आगे बढ़ाने के ऊपर कैसे हम आगे काम करें उसके ऊपर हमने चर्चा की। जो कंप्लेंट्स हमारी आई हैं क्रिकेटर्स के द्वारा, कुछ और जिला संघों के ऊपर जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा या फिर कोई सीरियस कंप्लेंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और भरतपुर जिले के ऊपर जो कंप्लेंट्स आई है उसके एजीएम के द्वारा हमने बेसिकली उसको सस्पेंड किया। साथ में नागौर डिस्ट्रिक्ट एजीएम के द्वारा डिसएफिलिएट की गई और साथ ही और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारे जो भी जो हमारे खर्चे होने हैं जो आगे प्लेयर्स को डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर पैसा अप्रूव हुआ है और हर डिस्ट्रिक्ट को 1 लाख रुपए क्रिकेट डेवलपमेंट के हिसाब से मिलेगा, जिसके अंदर उनको पहले कुछ भी नहीं मिलता था, वो अब 1 लाख रुपए हर महीने डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करेगा, जिससे वो प्लेयर्स को, कोचेस को अपना पैसा दे सके और उनको क्रिकेटर्स को आगे बढ़ा सके। ये सब देखिए हर तरह की शिकायतें थी, लेकिन जो सीरियस शिकायत थी वो थी महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन की और उसको सीरियसनेस ऑफ मैटर को देखते हुए हमने उसको पहले सस्पेंड कर दिया था और आज एजीएम के द्वारा उसको पुनः बेसिकली साइन करा के 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर बेसिकली सभी ने उसको एक तरफा अप्रूव किया कि अगर कोई कल्प्रेट है और अगर कोई इसके ऊपर सीरियस अगर कंप्लेंट्स हैं तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाए। ऐसी सबने डिसीजन लिया है। तो ये कोई पहली बार नहीं था राजस्थान में जब ये सब हो रहा है। एक बार समय तो रॉयल फैमिली इस बोर्ड को रन किया करती थी। फिर 2014 का वो दौर आया जब यहाँ पर ललित मोदी आ गए। 2014 से 2018 तक वो रहे और खूब उसमें भी उठापटक चलती रही। लेकिन अब उसके बाद भी उन सारे आरोपों से, उस पूरे दलदल से अभी भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन निकल नहीं पाया है। प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं लेकिन वो जो सपोर्ट बोर्ड का होना चाहिए वो उस तरीके से मिल नहीं पा रहा उन प्लेयर्स को। खैर देखना होगा, जांच होगी तो कब ये
एडहॉक कमेटी हटती है, कब वहां पर चुनाव होते हैं और कब सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये सब लोग इलेक्ट होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। कभी आपने सुना है कि वुमेन्स का मैच चल रहा हो और कि कोई खिलाड़ी या कोई किसी टीम का पूर्व कप्तान ये कहे कि हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ जेंडर देख के लोग तय किए जाते हैं कि इस स्पोर्ट्स में जाएंगे या नहीं? जी हाँ, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। फातिमा सना की कप्तानी वाली टीम ग्रुप स्टेज में 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीत सकी है और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मैदान पर मिली हार के बाद टीम की जमकर आलोचना हुई, लेकिन आलोचना ने तब नया मोड़ ले लिया जब कई लोगों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खेल से ज्यादा उनके जेंडर से जोड़कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा और उन लोगों को कड़ी फटकार भी लगाई जो महिला खिलाड़ियों पर लिंग आधारित टिप्पणियां कर रहे थे। सना मीर ने सवाल उठाया कि जब पुरुष टीम खराब प्रदर्शन करती है तब क्या कोई खिलाड़ी से कहना है कि वह किचन में जाकर रोटियां बनाए? अगर नहीं तो महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? सना मीर ने आगे कहा कि टीम के प्रदर्शन की आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन आलोचना का आधार क्रिकेट होना चाहिए, जेंडर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेटरों ने कठिन परिस्थितियों में अपने कैरियर की शुरुआत की है और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में हार के बाद उनका अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। पूर्व कप्तान ने सोशल मीडिया पर एआई से बनाए जा रहे फर्जी वीडियो और महिला खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि महिला खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनके जेंडर के आधार पर किया जाता है। सना मीर ने यह भी माना कि पाकिस्तान महिला टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाने और प्रतिभाओं का दायरा बढ़ाने और क्रिकेट टीम में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की बात कही। उनका मानना है कि जब तक महिला क्रिकेट को लेकर समाज की सोच नहीं बदलेगी और बेहतर ढांचा तैयार नहीं होगा तब तक अपेक्षित नतीजे हासिल करना मुश्किल रहेगा। तो क्या ये खेल की आलोचना और खिलाड़ियों के अपमान के बीच सीमा लांघी जा रही है? क्या महिला क्रिकेट को आज भी बराबरी का सम्मान नहीं मिल पा रहा है? और आखिर क्यों सना मीर को सामने आकर यह कहना पड़ा कि महिला खिलाड़ियों को क्रिकेटर के तौर पर देखा जाए, सिर्फ महिला होने के आधार पर नहीं? पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा होता आया है। अगर और देश से तुलना की जाए, हमारे पड़ोसी तो हम अपने ही देश से तुलना उनकी कर लेते हैं, हमारे अच्छे पड़ोसी नहीं है वो, लेकिन तब भी हम उनसे अगर तुलना करें तो हमारे यहाँ हमारी शेरनियों ने हर उस स्पोर्ट्स में हर उस जगह नाम रोशन किया है जहां पर पाकिस्तान पहुंच भी नहीं पा रहा है। ये उनकी फॉल्ट है कि वो लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, वो उनको कुछ चीजों में ही घेर के रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं खाना भी बनाती और देश की सेवा भी करती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं नौकरी भी कर रही हैं और फील्ड पर जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करके लगातार भारत का नाम जो है वो गौरव से ऊंचा कर रही हैं। लेकिन अफसोस है कि अन्य देशों में इस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ वुमेन्स प्रीमियर लीग जब होती है तो वहाँ पर क्रेज़ आईपीएल से ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जब महिला क्रिकेट टीम आती है तो उसके लिए ग्राउंड भर जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, हम लोग बराबर मानते हैं। अगर मिताली राज 100 कर रही थी तो हरमनप्रीत कौर के भी 100 पर उतनी ही तालियां हैं जितने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 100 पे होती है। यहां पर उतना ही सम्मान स्मृति मंधाना को भी मिलता है जितना रविंद्र जडेजा को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने पे मिला था, या रिंकू सिंह को वो एशिया कप में शॉट लगाने के लिए और दीप्ति शर्मा को 5 विकेट लेने पे। यहां पर कोई ऊंच नीच का फासला ही नहीं है। इसीलिए भारत लगातार तरक्की कर रहा है और बाकी जिस देश की बात हो रही वो आप सामने आपके है कि वहाँ की कप्तान ही कह रही हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी है ही नहीं हमारे देश में। खैर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। राजस्थान के टोंक का एक युवा जिसने पहले इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया, फिर लाखों की नौकरी छोड़कर क्रिकेट के मैदान में अपनी दूसरी पारी शुरू की और आज उसी फैसले ने उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान दिला दी। हम बात कर रहे हैं जय मंदुड़ा की, जिन्होंने आयरलैंड की ओर से T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते हुए पहले ही गेंद पर भारत के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया।
अपने पहले ही मैच में 2 विकेट लेकर जय ने न सिर्फ अपनी टीम के ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जय का सफर आसान नहीं था। साल 2021 में पढ़ाई के लिए डबलिन पहुंचे। यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन से एमटेक किया, इंटेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी की मिली, लेकिन क्रिकेट का जुनून उन्हें बार बार मैदान की ओर खींचता रहा। उन्होंने नौकरी छोड़ी, अपनी गेंदबाजी की शैली बदली, लंबी दूरी तय कर रोज अभ्यास किया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। आज वही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहली गेंद से सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि इस सफलता के पीछे एक चिंता भी है। जय का वर्क परमिट जल्द खत्म होने वाला है। उनके पास आयरलैंड क्रिकेट का केंद्रीय अनुबंध भी नहीं है और फिलहाल वह सिर्फ मैच फीस के भरोसे अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। उधर टोंक में परिवार की भावनाएं भी रही। भारत की हार का दुख जरूर था, लेकिन बेटे के शानदार प्रदर्शन पर गर्व उससे कहीं ज्यादा था। मां ने कहा कि भारत हारा इसका दुख है, लेकिन बेटे ने परिवार, राजस्थान और देश का नाम रोशन किया। क्या जय मंदुड़ा की यह शुरुआत उनके सुनहरे भविष्य की कहानी लिखेगी और क्या आयरलैंड क्रिकेट इस नई प्रतिभा को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ पाएगा? उनकी मां ने डेब्यू के बाद क्या कुछ कहा था, एक बार वो सुन लेते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह है, सबको बहुत खुशी हो रही है। उसका जो बचपन का सपना था वो पूरा हो रहा है। सबको मतलब अलग ही एक उत्साह हो रहा है। बहुत खुशी कब मिली, कब पता लगा आपका बेटे का सिलेक्शन हुआ है? ये हम लोग अभी 21 जून को सोमवार 21 जून को ही मिली है। वहाँ टाइम का तो है, हम लोग को रात को 9:30 बजे के आसपास पता चला। न्यूज में उसका नाम आया तो पता चला कि जय का सिलेक्शन हो चुका है। परिवार में किस तरह की खुशियां मनाई जा रही है? बधाइयों का भी तांता लगा होगा? बहुत ज्यादा, सबके फोन भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं मिलने के लिए। सबको बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा निकल गया। बता दीजिए गेम के बारे में बताएं कुछ। बच्चा क्या करता है वहाँ पर आए गेम? बच्चों की पढ़ाई कर रहा था, पहले फिर जॉब किया, खेलने में अपना फोकस दे रहा है। उसका था कि मैं निकलूंगा तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप खेलता गया तो सबको उसमें भी आ गया था। बड़े जो सेलेक्टर वगैरह थे उनकी नजर में भी था, तो थोड़ा भी शुरू से बचपन से ही उसकी यही रुचि थी। तो इस तरीके से तमाम प्लेयर हैं। अभी मैंने एक दिन और भी ये बात कही थी कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत से ही निकले प्लेयर यूएई में खेल रहे हैं, ओमान में खेल रहे हैं, यूएसए में खेल रहे हैं, आयरलैंड में खेल रहे हैं और अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा निखिल चोपड़ा खेल रहा है। तो भारतीय टीम के वो प्लेयर्स हैं जो भारत में क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट आ चुका है जिस वजह से लोगों को दिक्कत होती है। अब वो जब बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ उनका सिलेक्शन होता है और वहाँ अपने जुनून को जो लोग छोड़ते नहीं वो जय जैसे प्लेयर बन जाते हैं। अब आगे बात करेंगे उस फॉर्मेट की जिसको लेकर तमाम लोग कहते हैं कि यार ये फॉर्मेट बड़ा बोरिंग हो गया है, इसमें कोई रोचक चीज नहीं हो रही। पिछले कई दिनों से तो मैं यही सुन रहा था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को धैर्य, तकनीक और जज्बे का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यही खेल ऐसे रिकॉर्ड भी लिख देता है जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच नॉर्थ साउंड में खेले जा रहे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक समय वेस्टइंडीज मुश्किल में था, श्रीलंका मैच पर सिकंजा कसता नजर आ रहा था, लेकिन फिर क्रीज पर मौजूद 2 बल्लेबाजों ने पूरी कहानी बदल दी। जी हां, कप्तान रोस्टन चेज और युवा बल्लेबाज आमिर जंगू ने छठे विकेट के लिए 401 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर दी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 149 साल पुराने, 149 साल लगभग ये नया रिकॉर्ड है। यह पहली बार था जब टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट के लिए किसी जोड़ी ने 400 रन से ज्यादा बनाए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो के नाम था, जिन्होंने साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 399 रन की साझेदारी की थी। वो भी करीब 1 दशक तक कायम रहा। वह रिकॉर्ड अब इतिहास बन चुका है। सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे अमित जंगू ने 233 गेंदों पर यादगार पारी खेली। उन्होंने न सिर्फ श्रीलंकाई गेंदबाजों को थका दिया, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वही कप्तान रोस्टन चेज ने 194 रन बनाकर कप्तानी पारी खेली। जब टीम दबाव में थी तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और युवा साथी के साथ मिलकर ऐसी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया जिसका मिसाल आने वाले वर्षों तक दी जाएगी।
आपको बता दें 401 रन की यह साझेदारी वेस्टइंडीज के टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। यानी यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि कैरिबियाई क्रिकेट के पुनर्जागरण की भी एक मजबूत दस्तक है। क्या यह साझेदारी सिर्फ रिकॉर्ड है या फिर वेस्टइंडीज क्रिकेट की नई उम्मीद? क्या आमिर जंगू भविष्य में अगले बड़े स्टार बनने की ओर बढ़ चुके हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेव कब तक रख पाओगे आप आमिर जंगू को? वेस्टइंडीज के साथ तो दिक्कत ही यही है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कार्लोस ब्रेथवेट जिसने 4 छक्के मारे वो अगली सीरीज में कप्तान बनता है और 2 साल के भीतर T20 क्रिकेट संन्यास लेता है, वनडे से संन्यास लेता है और मेजर लीग्स खेलता है। सुनील नारायण लगातार पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा, उसने अपने देश से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। निकोलस पूरन 51 लीगें खेलते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन अपने देश के लिए क्रिकेट नहीं खेलते। खूब रन बनाते हैं। आंद्रे रसल टीम से बाहर हुए, उन्होंने क्रिकेट संन्यास ले लिया। ऐसे तमाम प्लेयर हैं जिन्हें बार एक समय था वेस्टइंडीज के पास ब्रायन लारा, खाल ऊपर और तमाम ऐसे प्लेयर थे जिनके आप नाम ले थकेंगे और सामने वाली टीमें उनसे डरा करती थी। हमने देखा फिडेल एडवर्ड्स ने वेस्टइंडीज में कैसे वापसी करी और क्या शानदार गेंदबाज थे। कोई नहीं जान रहा कि सैमुअल बद्री ने संन्यास क्यों लिया। किसी को नहीं पता है कि दिनेश रामदीन ने कप्तानी छोड़ी और वो क्यों बाहर हो गए। डेरेन सेमी कहां है? वो तो कोच के तौर पे, लेकिन क्यों इतनी जल्दी संन्यास लिया? डेविन ब्रावो या फिर डेरेन ब्रावो, किरोन पोलार्ड, ये सब प्लेयर की आने वाली जो पीढ़ी थी, अगर थोड़ा रुक के जाते, संन्यास थोड़ा लेट लेते, तो मुझे लगता है ये टीम और अच्छी होती और जो ये रिकॉर्ड है ये हर मैच में आपको बनते नजर आते। और सिर्फ ये दिक्कत वेस्टइंडीज के साथ नहीं है, वेस्टइंडीज उनके सामने खेल रही टीम श्रीलंका के साथ भी यही दिक्कत है। उनके पास भी उस तरीके से जो प्लेयर्स हैं वो अभी संजोए नहीं गए हैं। महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, मुरलीधरन, मेंडिस या मलिंगा, इन सब के जाने के बाद ऑप्शन तो ढूंढे गए, लेकिन उस तरीके से वो प्लेयर मिले ही नहीं जिसकी चाह श्रीलंका टीम को थी। हर बार कहा जाता है कि ये टीमें बदलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में जब तक सारी चीजें बैलेंस होंगी इन दोनों देशों की, तब तक मुझे लगता है बहुत देर हो गई होगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही, और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।